नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 की बिगुल बजने में अब कुछ ही वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां पूरे देश में तेज है। चाहे दक्षिण की बात करें, पूरब की बात करें, उत्तर या पश्चिम की, भारत के हर कोने कोने में अब 2024 लोकसभा चुनाव की चर्चाएं, राजनीतिक विषाद की शुरुआत हो चुकी है। चाहे बात हम पक्ष की करें या बात विपक्ष की करें, नरेंद्र मोदी को 2024 से सत्ता कैसे ना मिले, 2024 में कैसे सत्ता से बेदखल किया जाए, इसको लेकर विपक्ष की तरफ से इंडिया नाम का एक गठबंधन बनाया गया है। तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी फिर से दिल्ली के यानी कि हस्तिनापुर के गद्दी पर विराजमान हो जाए, दिल्ली के सल्तनत पर कब्जा जमा ले, इसको लेकर एनडीए की तरफ से लगातार जो है कोशिश जारी है। खास करके भाजपा की तरफ से फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे बन जाए, इसको लेकर जोड़ तोड़ के साथ कैसे गठबंधन में अपनी संख्या को, अपने जमात को, अपने सहयोगियों को जोड़ा जाए, कैसे भारत के हर कोने में यानी कि हर राज्य में अपनी जीत की संख्या को बढ़ाया जाए, यानी कि रेस में, इस घोड़े के रेस में कौन घोड़ा जीतने में कामयाब होगा, इस पर दाव चला जाए। तमाम विरासत को, तमाम बिसात को बिछाने के लिए कोशिश लगातार जारी है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि नरेंद्र मोदी के सामने सत्ता की चुनौती को बचाना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, इन तमाम बातों को समझने से पहले एक बात आप जरूर समझिए कि इंडिया नाम का जो गठबंधन विपक्ष की तरफ से, जिसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की धरती से की थी और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर लोगों को निमंत्रण दिया, न्योता दिया कि कैसे नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता से हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। नरेंद्र मोदी कई मौके पर को खुले मंच से नीतीश कुमार ललकारते हुए देखे गए, खुले मन से बोलते हुए देखे गए कि अगर हम लोग साथ आ गए तो इनको यानी कि भाजपा को 100 सीट पर समेट देंगे। इसकी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार बोल चुके हैं और इसी की बानगी, इसी की शुरुआत है कि पूरे देश में घूम घूम कर विपक्षी एकता की मुहिम को चलाया। और वो सफल कितना हो पाएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन सफलता की पहली शुरुआत यानी कि 23 जून को पटना में बैठक हुई और विपक्षी दलों के नेता लगभग 16 प्रमुख नेताओं का जमावड़ा पटना में लगा और दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष या कहें कि अभी कांग्रेस के जो महामहिम कहिए या फिर कहिए कि मल्लिकार्जुन के बिहाफ में सब कुछ सोनिया गांधी ही कांग्रेस पार्टी को देख रही हैं, उनके नेतृत्व में पूरे विपक्ष की बैठक हुई और उसमें 26 पार्टी के मुखिया शामिल हुए और वहीं से एक गठबंधन का ऐलान हुआ जिसका नाम रखा गया है इंडिया। और यही वो इंडिया है जो नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता में नहीं आने देगी, ऐसा विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, ऐसा ऐलान किया गया है। क्या सचमुच में ऐसा हो पाएगा? यही सवाल है, यही मुद्दा है। तो अगर यही सवाल और यही अगर मुद्दा को आप समझिए तो इससे लड़ने के लिए, इससे फाइट करने के लिए एनडीए की तरफ से, सेम एनडीए की तरफ से 18 जुलाई को एक बैठक की गई जिसमें 38 दलों के मुखिया शामिल हुए और सभी का विचार एक ही है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को दिल्ली के हस्तिनापुर के गद्दी पर कैसे बैठाया जाए, इसकी चर्चाएं हैं। और उसी 38 दलों में से हम बात आपको करने जा रहे हैं बिहार की। और बिहार में जिस तरीके से भाजपा, जिस तरीके से एनडीए अपनी चाल, अपनी विषाद को फैला रही है, अपने जो कहें कि चाणक्य नीति को अपना रही है, उसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो नाम है दलितों का चेहरा और फिर पिछड़ों का चेहरा। और उसी एनडीए की बैठक में अगर हम बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम है, जीतन मांझी का नाम है, पशुपति पारस का नाम है और फिर चिराग पासवान का नाम है। वो चिराग पासवान वही है जो रामविलास पासवान, जो पूरे भारत या कहें कि खास करके हिंदी क्षेत्रों में भीमराव अंबेडकर के बाद सबसे पॉपुलर दलितों के नेता कहे जाते रहे हैं। अब कितना सही है ये तो वक्त की बात है, ये सियासत में अलग चर्चा का मुद्दा है, लेकिन रामविलास पासवान अपने को दलितों का बहुत बड़ा नेता कहते थे और अब उनकी राजनीतिक विरासत को उनके पुत्र चिराग पासवान संभाल रहे, वो भी एनडीए में शामिल हो गए या कहें कि भाजपा की तरफ से उनको शामिल करा लिया गया है।
तो इन तमाम बातों को आप इस तरीके से समझिए कि किस तरीके से बिहार में 40 सीट को साधने के लिए 40 की 40 सीट कैसे एनडीए और भाजपा की झोली में चला जाए, इसको लेकर भाजपा की तरफ से बिहार में मुख्य फोकस पिछड़ा यानी ओबीसी और दलितों पर है। ओबीसी की बात आप कहिए तो सोच लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा लव कुश समीकरण से आते हैं जो ओबीसी के आंकड़े में फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप जीतनराम मांझी को देखिए, चिराग पासवान को देखिए, या फिर से आप पशुपति पारस को देखिए। ये तीन चेहरे हैं जो दलित समुदाय से आ रहे हैं। दलित समुदाय यानी कि भाजपा का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक बिहार में 40 सीट जीतने के लिए पिछड़ा में उपेंद्र कुशवाहा का मैंने आपको नाम बताया, और उसी उपेंद्र कुशवाहा लव कुश समीकरण में भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सम्राट चौधरी को सौंप दी है, जो कि लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले की बात है। आप समझिए कि सम्राट चौधरी भी पिछड़ा ओबीसी से आते हैं। तो एक तरफ भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो लव कुश समीकरण से आ रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में रालोजत के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा भी ओबीसी समुदाय से, दोनों लव कुश समीकरण से आते हैं। तो दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दलित समुदाय से, एक दो पासवान समुदाय से हैं, चिराग पासवान और पशुपति पारस, तो एक हैं मांझी समुदाय से जो जीतनराम मांझी है। तो भाजपा अपने चुनाव में जीत के घोड़ा को दौड़ाने के लिए बिहार में पिछड़ा और दलितों पर सबसे बड़ा कार्ड खेलने जा रही है लोकसभा चुनाव 2024 में। और इसी दलित और पिछड़े के आधार पर भाजपा बिहार के 40 में 40 सीट अपने झोली में करने की कोशिश में है। अगर बात 40 सीटों की मौजूदा राजनीतिक हालात की करें तो भाजपा के पास मौजूदा समय में सबसे अधिक 17 लोकसभा के सीटें मौजूद हैं, और उसके सहयोगी के मिलाकर कहें तो 6 सीट लोजपा, जो कि डिवाइडेशन से पहले दो गुटों में बंटने से पहले 6 सीट लोजपा के पास है। तो 17 और 6 23 यानी कि मौजूदा समय के समीकरण के हिसाब से भाजपा और एनडीए के पास 23 लोकसभा के सदस्य मौजूद हैं, जो कि अब भाजपा के लिए 40 सीटों में कन्वर्ट करना चुनौती भरा कदम है, मुश्किल भरा कदम है, लेकिन कोशिश दलित और पिछड़े के चेहरे पर कामयाब हो पाएगा। इसी को लेकर भाजपा की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। तो अब आप समझिए कि किस तरीके से पिछड़ा समुदाय और दलित समुदाय को साथ लाकर बीजेपी की तरफ से 40 की 40 सीट अपने झोली में लाने की कोशिश की जा रही है। कैसे 2024 में विपक्ष यानी बिहार में जो महागठबंधन है और जो पूरे देश में इंडिया नाम का गठबंधन बना है, उससे कैसे 40 सीटें छीना जाए, उसके लिए दलित और पिछड़ा ओबीसी कैंडिडेट के रूप में चेहरा चमकाया जाएगा, चेहरा को भंजाया जाएगा, भुनाया जाएगा। क्योंकि भाजपा की तरफ से ये हमेशा से, या कहें कि वर्तमान समय की राजनीतिक हालात में ये माना जा रहा है या कहा जाता है कि जो फॉरवर्ड है, जो स्वर्ण वोट बैंक है, वो भाजपा को स्वतः मिल जाएगा। या कहें कि वर्तमान समय की राजनीतिक स्थिति में, राजनीतिक हालात में स्वर्ण वोटर जो हैं अभी भी नरेंद्र मोदी के नाम से नाराज नहीं है, खुश हैं। या जहां कहीं भी खुश या नाराजगी की कोई बात भी है तो आखिरी वक्त पर वो जो है भाजपा के समर्थन में जाएंगे, नरेंद्र मोदी के समर्थन में जाएंगे और वोट जो है नरेंद्र मोदी के सहयोगियों को दबा देंगे। तो एक तरफ भाजपा स्वर्ण और फॉरवर्ड वोट को लेकर अपने अंदर आशावांतित है, यानी कि भरोसेमंद है, तो दूसरी तरफ दलित और पिछड़ा को चेहरे के बुनियाद पर, राजनीतिक समीकरण की बुनियाद पर अपने तरफ साधने की कोशिश कर रही। और वो बिसात बिछाने के लिए चेहरा कौन है बिहार में, समझ लीजिए बात को। एक तरफ पिछड़ा का जो चेहरा उपेंद्र कुशवाहा जो लव कुश समीकरण से आते हैं, दूसरा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, वो भी लव कुश समीकरण से आते हैं। और लव कुश समीकरण की बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं बिहार में, वो नीतीश कुमार भी लव कुश समीकरण से आते हैं। और ये लव कुश समीकरण पिछड़ा समुदाय को प्रभावित करता है। और नीतीश कुमार के खास सहयोगी कहें या कहें कि नीतीश कुमार के खासम खास रहे एक जमाने में उपेंद्र कुशवाहा अब जो है एनडीए के साथी के रूप में, एनडीए के सारथी के रूप में जो है चुनावी बिसात में अपने कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो वही पिछड़ा समुदाय के आधार पर बीजेपी चेहरा किसको चमकाने जा रही है, तो वो उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी।
जो कि आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो दलित और पिछड़ों को अगर मिला दिया जाए बिहार में तो लगभग 50% की जनसंख्या मानी जाती है या आंकी जाती है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो अगर भाजपा की तरफ 50% की आबादी आ जाती है तो 40 की 40 सीट जीतना काफी आसान हो जाएगा, ऐसा भाजपा के थिंक टैंक का मानना है। तो दलितों में चेहरा चमकाने की जो बात होगी उसमें चिराग पासवान स्टार प्रचारक के रूप में आपको दिखेंगे, जीतन मांझी, पशुपति पारस। हालांकि सीटों का बंटवारा क्या होगा अभी इसका कोई परिपाटी, कोई दृश्य अभी तक नहीं है, लेकिन दावे हर तरफ है। लेकिन इतना आप जरूर समझिए कि दलित और पिछड़ा पर जिस तरीके से भाजपा का फोकस है वो कहीं न कहीं महागठबंधन को इस बार मेटिया मेट करने की पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से नजर आ रही है। तो आप समझिए कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी बिहार को किस टारगेट के आधार पर रख रही है, बिहार कितना मुद्दा है, बिहार के लिए नरेंद्र मोदी एंड कंपनी एंड टीम कितना चिंतित है, एनडीए के लोग कितना परेशान है, इसी आप चेहरे से समझ लीजिए। 4 सहयोगी बिहार में अभी तक बनाया जा चुका है एनडीए के लिए, क्योंकि अभी तक चाचा पारस और चिराग पासवान के बीच में दोस्ती नहीं हुआ है, पार्टी दोनों अलग अलग है। तो 4 गठबंधन बिहार में एनडीए के रूप में, एक जीतन मांझी की हम पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की रालोजद है, चिराग पासवान का लोजपा रामविलास पासवान और फिर पशुपति पारस का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो 4 गठबंधन बीजेपी के साथ बिहार में और सीटें 40 है। तो किस तरीके से 40 के 40 सीटों इस बार बीजेपी एंड एनडीए को मिल जाए, इसको लेकर तैयारी है। अगर बात आप 2019 लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो 2019 लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीट एनडीए एंड टीम को मिल गई थी, यानी भाजपा ने उस पर कब्जा जमाया था। और एक सीट किशनगंज की जो सीट थी मोहम्मद जावेद कांग्रेस के कैंडिडेट वहां से मुश्किल से जीतने में सफल रहे थे। तो आप समझिए कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने जो कार्ड है, स्वर्ण वोटर उनके साथ हैं ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। और कैसे जीत को अपने पक्ष में किया जाए, पाले में लाया जाए, उसके लिए पिछड़ा चेहरा और दलितों का चेहरा चमकाया जाएगा, इसका उम्मीद आप रखिए और कीजिए भी। क्योंकि जिस तरीके से एनडीए की तैयारी हो रही, एनडीए गठबंधन की बात हो रही, एनडीए गठबंधन की जिस तरीके से बैठक हुई, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके की बातें बोली है, जिस तरीके का मंत्र दिया गया, उससे तो इतना स्पष्ट जरूर हो गया है। तो फिलहाल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा का क्या प्लान है, भाजपा का क्या एजेंडा है, मैंने उसमें से कुछ आपको बताने की कोशिश किया है। अगर आपको इसके बारे में अपनी कोई राय है, कहीं कुछ कमी और बेसी रह गया तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।